अस्सलाम वालेकुम, यौम आज़ादी मुबारक। अल्लाह पाकिस्तान को कायम दायम रखे, अफवाज पाकिस्तान के इस्तेहकाम में मजीद इजाफा करे और जो जो दुश्मन पाकिस्तान है परवरदिगार उनके नापाक इरादों को नीस्त नाबूद करे। अस्सलाम वालेकुम अतर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के इस खूबसूरत मौके पे मुझे अपने कीमती वक्त नवाजा। सर, समंदर पार पाकिस्तानी हैं आप। आपका कहा ही जाता है कि जो एक पाकिस्तानी का जज्बा होता है उससे कहीं ज्यादा जज्बा माशाल्लाह समंदर पार पाकिस्तानी अपने दिल में रखते हैं वतन अजीज के लिए। आप लोग यौम आजादी का दिन किस तरीके से मनाते हैं? देखिए, ऑब्वियसली जब वतन से दूर हो, अपने लोगों से दूर हो, तो इस तरह के जो मौके होते हैं, चाहे वो 14 अगस्त हो, ईद हो, शबरात हो, कोई भी मजहबी त्यौहार हो, या कोई माशरती जो हमारे सोशल कल्चरल इवेंट्स हैं, उस तरह के कोई इवेंट्स हों, तो उस पर अपना मुल्क बहुत ज़्यादा याद आता है। दूसरा ये है कि जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं, उनकी हर वक्त उनकी जो सोर्स ऑफ जिसे कहते हैं ना कि उनको हौसला जो मिलता रहता है, वो अपने मुल्क को देख के मिलता है। वो दिस इज समथिंग दे लुक फॉरवर्ड टू, कि 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद जो सऊदी अरब में बंदा काम कर रहा है कि वो जाएगा, अपने बच्चों से मिलेगा, उसके लिए पाकिस्तान जो है वो एक इतना बड़ा मानी रखता है, जो जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग अक्सर समझ नहीं सकते, कि उसकी सारी यादें, बचपन की यादें, उसके खानदान के तमाम लोग, सब लोग वो पाकिस्तान में होते हैं। तो पाकिस्तान से एक तो नेचुरली हर पाकिस्तानी मोहब्बत करता है, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है जो वहां पे रहते हैं, लेकिन जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं, उनको ज्यादा याद आती है अपने मुल्क की, और वो ज्यादा अपने मुल्क को मिस करते हैं। तो 14 अगस्त वाले दिन भी ऑब्वियसली वो ये देखते हैं कि उनका दूसरे ममालिक के लोगों से यहाँ पे इंटरेक्शन भी होता है जहाँ पे वो रहते हैं, और कुछ ऐसे ममालिक के लोग भी यहाँ पे होते हैं, रेफ्यूजीज होते हैं जिनके अपने मुल्क नहीं है, जिनके अपने मुल्क में आज़ादी नहीं है, अपने मुल्क में जंगें चल रही हैं, उनके मुल्कों पे कब्जा हो गया है। बहुत मुख्तलिफ, आप फ़लस्तीन की बात कर लें, आप मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की बात कर लें जहाँ पे जंगें चल रही हैं, वहां से यहाँ पे रेफ्यूजीज आ रहे होते हैं, महाजरीन आ रहे होते हैं, तारकीन वतन आ रहे होते हैं। तो उनको देख के भी ये एहसास होता है लोगों को कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारा एक मुल्क है जहाँ पे हमारी आज़ादी से हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक मुस्तहकम मुल्क है, वहाँ पे इस तरह का निज़ाम है कि ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो होती हैं हर मुल्क में, लेकिन उसके बावजूद खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो कम से कम इतना बंदे को हौसला होता है कि हमारा एक अपना मुल्क है जहाँ पे हम वापस जा सकते हैं। तो 14 अगस्त के हवाले से मैं यही कहूंगा कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो पूरा साल भी पाकिस्तान को याद करते हैं, लेकिन 14 अगस्त वाले दिन अगर आप देखें कि यूरोपियन ममालिक में भी आपको पाकिस्तानी अपने घरों के ऊपर झंडे भी लगाते हैं, गाड़ियों के ऊपर झंडे भी लगाते हैं। आप यूट्यूब पे ही करके सर्च करके देख लें कि अमेरिका में, बरतानिया में किस तरह नौजवान नस्ल जो यहाँ पे पैदा हुई है, और उनमें से कहीं तो ऐसे हैं जो शायद एक दफा भी पाकिस्तान ना गए हों, वो भी पाकिस्तान के झंडे उठा के फिर रहे होते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो 14 अगस्त तो एक ऐसा दिन है कि हर पाकिस्तानी जो है एक तो अल्लाह ताला का शुक्र करता है कि हमें एक अपना आज़ाद मुल्क मिला, और आज जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ जिस किस्म का सलूक हो रहा है, कम अज कम हम उससे महफूज है और अपने मुल्क में आज़ादी से जिंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से खान साहब के हवाले से बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान की यूथ ने खान साहब को जैसे सपोर्ट किया, इससे कहीं ज्यादा या इतना ही समंदर पर पाकिस्तानियों ने खान साहब को सपोर्ट किया। माशाल्लाह 2 साल हो गए खान साहब की हुकूमत को, आप मुतमईन हैं? देखें, ऑब्वियसली कि खान साहब की ये जो बात आपने कही बिल्कुल ठीक कही, कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मतलब 20 साल से तकरीबन मैं पाकिस्तान से बाहर रह रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर रहा हूँ, जितना मैंने इस जमात को देखा कि जिस तरह इसने पेनिट्रेट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसने इनके यहाँ पे लोग सपोर्ट करते हैं, किसी भी आप यूरोपीय मुल्क में चले जाएं, मशरक़ वस्ता में चले जाएं, इवन के इंडोनेशिया में मैं गया हुआ था, तो वहां पे भी इन खान साहब के सपोर्टर्स मुझे मिले, मतलब कि दुनिया के किसी भी कोने पे आप चले जाएं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तो खान साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उसके सपोर्ट करने की देखें दो वजह। एक वजह तो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है ना, वो मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा निजाम देखा है दूसरे मुल्कों में, जो ये समझते हैं कि चीजें बेहतरी की जानिब जा सकती हैं। वो देखते हैं कि अगर दूसरे ममालिक जहां पे हम नौकरियां कर रहे हैं
वहां का निजाम इतना अच्छा है, वहां पे सारी ये चीजें हो रही हैं, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकती? तो इसलिए जब खान साहब वो बात करते थे और जब वो बात करते हैं कि मैं ये चेंज लेके आऊंगा, मैं ये निजाम लेके आऊंगा, तो ओवरसीज पाकिस्तानी उससे रिलेट कर सकते हैं। वो उन्होंने वो चीजें देखी हुई हैं और वो ये समझते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। पाकिस्तान में अक्सर लोग इसको डिसमिस कर देते हैं कि यार ये दीवाने का ख्वाब है, ये कैसा होगा, ये तो कभी भी नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं उन्होंने देखे हैं कि रियासतों में जब निजाम अच्छा हो, क़यादत अच्छी हो, तो रियासतें किस तरह तरक्की करती हैं और किस तरह अच्छे तरीके से अपने सिटीजन्स को वो प्रोवाइड करती हैं मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन था, ये उसी की तरफ जाता है वापस कि इनको हर वक्त अपने मुल्क की याद आती रहती है और इनकी ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से हम अपने मुल्क वापस जाएं। लेकिन 100 मजबूरियां होती हैं, आप यहाँ पे नौकरियां कर रहे होते हैं, पीछे अपने खानदान वालों की हेल्प कर रहे होते हैं और बहुत सारा आपके जो पीछे लोग हैं वो आप पे रिलाई कर रहे होते हैं कि आप यहाँ से पैसा भेजेंगे तो वो आप उनको भी लुक आफ्टर करते हैं, फिर यहाँ पे भी आपकी जो फैमिलीज होती हैं आप उनको भी लुक आफ्टर करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। तो जब वो इस तरह खान साहब ने ये बातें करते थे कि हमारा मुल्क ऐसा होगा कि बाहर से लोग नौकरियां करने आएंगे, हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, करप्शन खत्म होगी, तो एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये भी था कि लोगों की ख्वाहिश है कि ये वापस अपने मुल्क जाएं, हमारा मुल्क इस काबिल हो जाए कि हम लोग बाहर बैठ के क्यों नौकरियां करें, हम बाहर बैठ के क्यों रहें, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें वापस जाएं और अपने मुल्क में जाएं। तो उस हद तक तो खान साहब को ये जो दो वजह थी, इसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बात कि क्या अब वो ओवरसीज पाकिस्तानी मुतमईन है खान साहब की कारकर्दगी से? देखें, ये तो मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा कि कहना कि अभी वो फुल ही मुतमईन है या वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। कुछ हद तक वो देखते हैं कि कुछ चीजों में बेहतरी आई है, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ वो ये भी समझते हैं कि बड़ी सुस्त रवि का शिकार है सिस्टम, चीजें उस तरह बेहतर नहीं हुई। ओवरसीज पाकिस्तानीज के जो मसाइल हैं वहां पे, उनकी जायदादों पे, जमीनों पे जो कब्जे के मसाइल हैं, इस किस्म की चीजें हैं, उसमें वो समझते हैं कि अभी बेहतरी नहीं आई है। तो आप कह सकते हैं कि अभी इस वक्त जो है ना, पलड़ा किसी भी सिमत में भारी नहीं है। अभी तक लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप ये कह सकते हैं लोग पुर उम्मीद हैं अभी तक कि खान साहब कोई ना कोई चेंज लेके आएंगे। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा खान साहब को भी। ऑब्वियसली 2 साल तो गुजर गए हैं, अगले 3 साल भी गुजर जाएंगे। तो अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि वो मायूस है या वो बिल्कुल मुतमईन है। इस मौके पे मैं यही कहूंगा कि वो पुर उम्मीद है अभी तक। सर, कश्मीर खान साहब की कश्मीर पॉलिसी के हवाले से आपने इक़दाम देखे, मुझे बताइएगा कि क्या जो खान साहब ने तमाम नक्शे में चेंजिंग की है, ये तमाम सिलसिला हुआ है, ये अक़वाम आलम में ये तमाम तर सूरत हाल कितनी अहमियत के हामिल है? देखिए, खान साहब जब से आए ना, जो जिस तरह के इक़दामात उन्होंने कश्मीर के हवाले से उठाए और जब कश्मीर के हवाले से बात की, हमने गुज़िश्ता बरस जनरल असेंबली में उनका खिताब भी देखा, वहाँ पे उन्होंने जिस तरह खुल के कश्मीर के ऊपर बात की, मेरा नहीं ख्याल कि हालिया जो हमारी हुकूमतें रही हैं, किसी भी हमारे हुक्मरान ने इस तरीके से कश्मीर के मुकदमे को पेश किया। और मेरी खुद मकबूजा कश्मीर में भी जब बात होती है, तो वहाँ के लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि जिस तरीके से खान साहब ने इस मसले को उठाया है और जिस तरीके से रियासत पाकिस्तान खुल के अब कश्मीर के मसले के ऊपर आलमी बरादरी से इंटरेक्ट कर रही है, लोगों को कह रही है कि जी आप भी इस मौके पे हमारे साथ खड़े हो, तो काफी हद तक तो मुझे लगता है कि खान साहब जो कश्मीर का मसला है उसको फोर फ्रंट में लेके आए हैं, सामने लेके आए हैं। आलमी मीडिया भी उसको अब कवर कर रहा है। उसके साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी दीगर इदारे हैं, उनकी जानिब से भी कश्मीर के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं। और उसकी एक वजह यह है कि कश्मीर के मसले के ऊपर रियासत पाकिस्तान का इस वक्त मौकिफ एक पेज पे है। पहले ये होता था कि हमारे अपने हुक्मरान कहते रहते थे जी नहीं, वो जो वहां पे कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है या कोई गड़बड़ हो रही है, वो हमारे अपने इदारे करवा रहे हैं। जब आपके अपने हुक्मरानों की ये हालत हो कि आप खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने जो आपके मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप ऐसी बात कर दें, ऐसे बयानात दे दें कि जिससे कश्मीर के मसले को नुकसान पहुंचे, तो ऑब्वियसली उस वक्त इस तरह कश्मीर का मसला हाईलाइट नहीं होता था। अगर हाईलाइट होता भी था तो नेगेटिव सेंस में होता था कि जी वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, पाकिस्तान दरअंदाजी कर रहा है। लेकिन अब जिस तरह की एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं सियासी एफर्ट है इस हुकूमत की जानिब से, उससे काफी ज्यादा ये मसला जो है, आलमी जो एजेंडा है, उस पर सामने आया है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही हर मुल्क कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौकिफ की तायद कर रहा है और वो ये कह रहा है कि कश्मीर आजाद हो, लेकिन कम से कम एक डिबेट शुरू हुई है। और दूसरा यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि खान साहब की एक जो
खसूसियत है ना उनकी, एक जो उनका यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट है खान साहब का, कि जब वो किसी चीज को पकड़ लेते हैं ना, चाहे वो पानामा हो, चाहे वो कोई और मसला हो, वो फिर उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। वो फिर उस बंदे की जिंदगी अजाब बना देते हैं। जिस तरह उन्होंने पानामा वालों को कहा था ना मैं रुलाऊंगा, तो उन्होंने रुलाया फिर इन लोगों को। आजकल उन्होंने जिस तरह मोदी को है ना, मोदी को अगर मैं हिंदी में कहूं, मेरे दोस्त भी देख रहे हैं, मोदी की उन्होंने आत्मा रोल दी आजकल। आप दुनिया में जो मोदी हीरो बन के पेश होता था कि मोदी आ गया, मोदी आ गया, हाउडी मोदी, हेलो मोदी, दुनिया भर में मोदी के जो है वो पोस्टर लगते थे और लोग मोदी को बड़ा अप्रिशिएट करते थे और इंडियंस उसको बड़ा एक हीरो बना के पेश करते थे। लेकिन जो इमरान खान साहब ने मोदी का चेहरा दिखाया, और इमरान खान साहब जो ट्वीट्स करते हैं और कहते हैं कि किस तरह ये एक फैशिस्ट रजीम है, अब जो यहाँ के मोतदल सियासतदान हैं, मोतदल कुव्वतें हैं, वो मोदी से कतराना शुरू हो गई हैं। अब वो मोदी को उनको पता चल गया है कि मोदी जो है ये तो एक राइट विंग फैशिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर ये आया है। ऑल्दो कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इंडिया का मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत सारे ममालिक अभी भी उनसे अपने ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन मोदी की जो जाती उनका जो तशख्खुस था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उसको जितना डेंट खान साहब ने पहुंचाया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी ने पहुंचाया होगा। आप देख लें कि मोदी जब प्रेसिडेंट ट्रंप को मिले, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो वाइफ है वो उनके साथ जब खड़ी थी, आप उनका चेहरा देख लें कि वो, और जब वो खान साहब के साथ मिले और खान साहब के साथ खड़े थे, आप उस वक्त देख लें। तो मोदी का जो इंटरनेशनल उनका इमेज था, वो जो खान साहब ने उनकी असलियत पूरी दुनिया को दिखाई है। और यहाँ पे मैं आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी ये जो राम मंदिर बनाने गए हैं और वहां पे उन्होंने जाके उसका इफ्तिताह किया है, उस पे इनकी बड़ी एफर्ट थी कि ये यहाँ से अमेरिका में इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे। अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उधर के जो इनके प्रो मोदी ग्रुप्स थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे, जो राइट विंग ग्रुप थे, कि वो कह रहे थे कि जी हम इधर एडवर्टाइजमेंट्स कराएंगे अमेरिका में, इसके ऊपर इश्तिहार लगेंगे और मोदी को मुबारकबाद देंगे। तो उन कंपनियों ने आखिरी टाइम पे इनके जो उन्होंने कहा कि जी इस तरह के हम इश्तिहार नहीं देंगे, इसलिए कि जब उनको पता चला लोगों को कि ये तो एक कंट्रोवर्शियल जगह है, मस्जिद को तोड़ के वहां पे मंदिर बनाया जा रहा है, तो उससे भी मोदी का बहुत ज्यादा जो आलमी सतह पे उनका अपना पर्सनल इमेज है उसको नुकसान पहुंचा है। और मोदी जो है ना वो जिस तरह एक होता है ना, वो जिसे कह सकते हैं प्यार का भूखा इंसान, जिसको जिंदगी में ना कभी कोई प्यार मिला, ना कोई जिसको किसी ने कभी पसंद किया, तो वो मीडिया के प्यार के भूखे हैं मोदी। वो कैमरा अगर इधर हो ना, और मोदी ने अगर आलमी लीडर को इस साइड पे खड़ा हो और कैमरा इधर हो, तो मोदी इस तरह हाथ मिलाते हैं कि पहले मेरा कैमरा मुझे नोट कर ले, मुझे देख ले। तो वो जो मीडिया की मोहब्बत का भूखा मोदी है, उसकी तो आत्मा इमरान खान साहब ने ना सिर्फ पूरी दुनिया में उनको उनका चेहरा दिखाया, बल्कि उनको एक्सपोज किया, जिसकी वजह से अब मोदी जो वो चाहते थे कि आलमी मीडिया उनको उसी तरह पेश करे जिस तरह भारत का मीडिया उनको पेश करता है, अब वो हो नहीं रहा है। और आपको एक और बात भी मैं यहाँ पे बताता चलूं कि यहाँ पे जो इंडिया का मैच था पिछले वर्ल्ड कप में, जो बर्तानिया में वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इन्होंने इवन स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स करके वहां से मोदी के पोस्टर भेजे इंडिया से, कि यहाँ पे स्टेडियम के अंदर मोदी के लोग पोस्टर लगा के बैठेंगे और मोदी की तस्वीरें उठाएंगे। तो इस हद तक जो है वो शख्स खुद पसंदी का शिकार है और थोड़ा सा एहसास कमतरी का शिकार भी है, इसलिए कि अब इमरान खान कहीं पे खड़े हो। हमने ये देखा बिश्केक में जब वो कॉन्फ्रेंस हुई, सारे लीडर इमरान खान से बात कर रहे थे और मोदी साहब अपना 36 नहीं, वो क्या कहते हैं, 56 इंच की छाती लेके वो साइड पे अपना मुंह बना के खड़े हुए थे, कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था। तो वो मोदी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं जब इमरान खान को सामने होते हैं, या इमरान खान किसी भी कॉन्फ्रेंस में और मोदी भी वहां पे हो, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से नीचे हो जाता है और फिर वो इंतहाई जो है वो जिसे कहते हैं मुज़ाहिका खेज किस्म के बयानात देते हैं, बातें करते हैं। जिस तरह एक दिन अक्षय कुमार साहब को वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें मोदी ने कहा कि ओबामा तो मेरा दोस्त है, हम तो तू तकाड़ करके बात करते हैं। मतलब कि आलमी मीडिया पे ये होता है कि आलमी सतह पे ये होता है कि आपका कोई तू तकाड़ करके बात हो, आपके दोस्त हो। इसी तरह वो कहते थे कि शी जिनपिंग तो हमारे दोस्त हैं, बल्कि इकट्ठा इन्होंने हैदराबाद के अंदर झूला भी झूला था, पिंगे ली थी इकट्ठी, याद है जब ये थे। और जब से शी जिनपिंग सदर बने हैं,
हर साल मोदी बाकायदगी से उनको फोन करके मुबारकबाद देते थे उनकी सालगिरह पे कि शी जिंग जी आपको सालगिरह मुबारक हो, और कहते थे मेरे तो वो दोस्त हैं। और जब अब चाइना ने किया तो इस साल उन्होंने फिर उनको फोन नहीं किया, ना ही उनको सालगिरह की मुबारक दी है मोदी जी ने। तो मोदी को ये समझ ही नहीं थी कि ये आलमी जो ताल्लुकात होते हैं, आलमी जो सियासत है, उसको आप जाती अपने उस पर नहीं चला सकते। हाँ, वो जो आपके भक्त हैं भारत के अंदर और आपका जो मीडिया है भारत के अंदर, उनके लिए तो आप हीरो हैं, पर आलमी सतह पे आपका जो इमेज है वो दुनिया को पता चल चुका है कि आप एक इंसान दोस्त इंसान नहीं है। आप एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को लेके सामने आ रहे हैं, और आपके जो आलमी सतह पे जिन लोगों से ताल्लुकात हैं वो भी उसी आइडियोलॉजी के हैं। अभी इन्होंने कश्मीर के अंदर एक वफ्द बुलाया, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट से वो गया वो वफ्द लास्ट ईयर। उस वफ्त में आपको पता है कि सिर्फ जो नस्ल परस्त ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नस्ल परस्त जो सियासी जमातें हैं जो ये कहती हैं कि यहाँ से सियाफाम लोगों को निकाल दें, मुसलमानों को निकाल दें, सिर्फ उनके नुमाइंदे गए। और पूरी दुनिया पे फिर यहाँ पे हेडलाइंस लगी कि इंडिया की हुकूमत के किन के साथ ताल्लुकात हैं। तो ये है कि जिस तरह मैंने सारा कहा कि इमरान खान साहब का इसमें जाती किरदार है और उन्होंने कश्मीर के मसले को उठाया, कश्मीर के मसले के साथ साथ उन्होंने मोदी की जो असलियत है वो भी पूरी दुनिया को दिखाई। जी सर, गुज़िश्ता साल आपको जानते हैं कि नागालैंड के हवाले से मामला आए, उन्होंने भारत से अलग इख्तियार कर ली। भारतीय मीडिया दावा करता है और बड़ा पुरजोर दावा करता है कि जी वो आज़ाद मीडिया है और वो उनके यहाँ कोई कतबंद नहीं होती, वो सारी न्यूज़ ब्रेक कर देते हैं। पर मेरी नज़र से तो भारतीय मीडिया पे ऐसी कोई खबर नहीं गुजरी, शायद आपकी गुजरी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि नागालैंड के हवाले से कोई उनसे तफसील कि भारत में जो भी भारत में मामला हो रहे हैं, मुतनाज़ा शहरी बिल के हवाले से हो या रेप केसेस के हवाले से हो, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कह के मुझे मना कर दिया कि उनकी सख्ती से किसी ने उनसे कह दिया है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या पाकिस्तानी चैनल पे आपको ऑन एयर नहीं होना है। तो भारत अपने आप को कहता है कि आज़ादी सहाफत पे या आज़ादी राय पे हमारे यहाँ कोई कदगन नहीं है। सर, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है? देखिए, उसमें एक तो देखिए, एक भारतीय मीडिया का एक सेक्शन है जो बिल्कुल अंधों की तरह जो भी मोदी सरकार उनको कहती है वो वही करते हैं, आपको याद। और मसला ये ना कि वो जिसे कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, अगर प्रोपोगेंडा करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इतने मुज़ायका खेज किस्म के वो रवैया अपनाते हैं, बातें करते हैं कि चाइना कांप रहा है, आज शी जिनपिंग रात को सोए नहीं इसलिए कि मोदी जाग गया है। तो इस किस्म की फजूल किस्म का वो प्रोपोगेंडा करते हैं। एक तो उनका मीडिया का वो सेक्शन है। उसके अलावा देखें, वहां पे ऐसी आवाजें भी हैं जो अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलती हैं, लेकिन इस वक्त हो रहा ये है कि उनको दबाने की कोशिश हो रही है। कोई भी शख्स हो जो ऐसी बात करे, जो क्वेश्चन करे हुकूमत की पॉलिसी को, वो तमाम लोग मिल के, उनका तो मीडिया मिल के उसको दबा देता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक करना शुरू कर देते हैं, उसको गद्दार करार दे देते हैं। तो देखें, सेंसरशिप का सिर्फ ये तरीका नहीं होता कि हुकूमत किसी को मना कर दे कि भाई तुमने ये नहीं करना। उसका ये भी होता है कि आप जब कोई एक बंदा अपनी राय दे रहा है, आप सब उसके ऊपर हमला कर दें, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें, उसको बात करने का मौका ना दें, तो ये भी एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ सेंसरशिप होती है, सेंसरशिप होती है। और ये इंडिया में हमने देखा है कि हो रही है। जो भी ऐसी आवाजें हैं जो प्रो मोदी नहीं है, जो प्रो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की नहीं है, वो चाहती हैं कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर अमल दरामद हो, तमाम लोगों को इक्वल राइट्स मिलें, तो उस तरह की आवाजों को वहां पे आजकल बड़ा इजीली वो गद्दार करार दे देते हैं। और उनका अगर आप देख लें, उनके नैरेटिव देख लें कि वो हर चीज में ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान का मीडिया जो है वो आईएसपीआर कंट्रोल करती है, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो फौज कंट्रोल करती है। लेकिन अगर आप दर हकीकत देखें कि पाकिस्तान का मीडिया उनके मीडिया से बहुत ज्यादा मेच्योर है। हमारे मीडिया पे तो हमारे इदारों पे भी तनकीद होती है, हुकूमत पे भी तनकीद होती है, शख्सियात पे भी तनकीद होती है। तो हमारा मीडिया बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है उनकी निस्बत और बहुत ज्यादा मेच्योर है। तो ये इससे मैं किसी हद तक आपसे एग्री करूंगा कि वाकई वहां पे आजादी राय की जो सिचुएशन है आजकल, वो कोई इतनी आइडियल नहीं है। और इस हवाले से आलमी जो इदारे हैं, इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी हैं और उन्होंने भी इन खदशात का इजहार किया। आप मुझे बताइएगा कि हमारे अब जो सऊदी अरब के मामला हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के, वो किस जानिब जा रहे हैं? देखिए, ये जो सऊदी अरब के हवाले से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया और उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये बयान खुद दे दिया है
और रियासत पाकिस्तान इस पे एक पेज पे नहीं है। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती थी कि इस तरह का कोई बयान आए। लेकिन इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब गुज़िश्ता बरस खान साहब ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में खिताब किया, उस खिताब के बाद जो अरब ममालिक के दारुल हुकूमतें, जितने भी दारुल हुकूमत हैं, वहां पे घंटियां बजनी शुरू हो गई खतरे की। वो कैसे कि खान साहब ने वहां पे जिक्र किया इस्लामोफोबिया क्या, मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र किया खान साहब ने, वहां पे कश्मीर का जिक्र किया, फलस्तीन का जिक्र किया, यहां तक कि खान साहब ने कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह कह के ये कह दिया कि अगर हम पे बुरा वक्त आया तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। उस तरह के बयान के बावजूद किसी भी वेस्टर्न कंट्री के प्रेस में, एक भी अखबार में खान साहब के खिलाफ कोई खबर नहीं लगी। किसी ने नहीं कहा ये इंतहा पसंद है, इसलिए कि खान साहब एक इंसानी हकूक की बात कर रहे थे। और वो बात कर रहे थे कि जो कोई भी अकल रखने वाला शख्स समझ सकता है कि जब आप ज्यादती करेंगे तो उसका एक रद्द अमल आएगा। लेकिन अरब जो रियासतें हैं, इनके जो हुक्मरान हैं, वो अपनी लेजिटिमेसी जो है वो ड्राइव करते हैं। उनको लेजिटिमेसी मिलती है वेस्ट से, मगरिब से, मगरबी कुव्वतों से, इसलिए कि खुद तो वो इलेक्ट होके नहीं आए। जब उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा लीडर आ गया है कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके खिताब किया, मुसलमानों की बात की, कश्मीर की बात की, फलस्तीन की बात की, उसके बाद तैयब उर्दगान साहब ने इमरान खान साहब का माथा चूमा जब वो तकरीर करके नीचे आए। उस ये सारी सूरत हाल देख के जो अरब कंट्रीज थी, उनमें थोड़ा सा उनको ये लगा कि हमें इस शख्स को रोकना चाहिए। अगर ये इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह का बयान लेके, इस तरह का बयानिया लेके आगे चलेंगे, तो हमारे जो अपने अवाम है वो भी हम पे प्रेशर डालेंगे कि आप भी इस तरह की बात करें, आप फलस्तीन की बात करें, आप इसराइल के साथ आपके ताल्लुकात क्यों अच्छे हैं। मैं आपको यहां तक मिसाल दे दूं कि जब कोरोना वायरस आया तो टेस्टिंग किट्स नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से मिल रही थी। 2 अरब ममालिक ने रातों रात लाखों टेस्टिंग, कोरोना की टेस्टिंग किट्स जो हैं वो इसराइल को दी, मुसाद के जरिए, इसराइल की खुफिया एजेंसी के जरिए उन्होंने उनको दी, इसराइल को दी। तो इतने इस हद तक इनके उनके साथ करीबी ताल्लुकात थे। तो उन्होंने इमरान खान साहब से फिर यकीनन सऊदी अरब के, आपको पता है कि वली अहद भी यहाँ पे आए और बड़े मुज़ाकरात वगैरह भी हो गए, और उनकी यही कोशिश थी कि खान साहब को किसी तरीके से इन सारी चीज़ों से उनको समझाया जाए, बताया जाए कि आप भी अपना इक़्तिदार करें, आराम से अपना अपना इक़्तिदार चलाते रहें, अय्याशी यूशी करें, कोई बाद में मसला बना तो हम तो खत भी भेज देंगे। कतरी खत की अगर इतनी अहमियत है, आप सोचें अगर सऊदी अरब से खत आएगा तो उसकी कितनी अहमियत होगी। तो अब खान साहब को तो ना कतरी खत की जरूरत है, ना सऊदी खत की जरूरत है, ना किसी और खत की जरूरत है। वो तो बात करते हैं अपने मुल्क की, वो बात करते हैं कश्मीरियों की, और वो कहते हैं कि ये नाइंसाफी हो रही है और इन लोगों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। मलेशिया में जब समिट होने लगा था, वहां पे भी इन्होंने प्रेशर डाला कि आप जो है उस समिट में ना जाएं। फिर ये कुछ तजिएकार ये कहते हैं कि सऊदी अरब को ये इतराज है कि खान साहब जब आते हैं तो उनके साथ वफ्द में ये बंदा होता है। भाई, ये कोई यहाँ पे बादशाह तो है नहीं है, हमारी इलेक्टेड हुकूमत है, वो जिसकी मर्जी होगी वो उसको लेके जाएंगे, उसको वक्त में भी वो शामिल रखेंगे। इससे अगर आपको कोई मसला है तो उस हवाले से हम कुछ नहीं कर सकते। तो असल प्रॉब्लम उन लोगों को ये है कि वो इस मसले के ऊपर वो बात ही नहीं करना चाहते, ना वो फलस्तीन पे बात करना चाहते हैं, वो कश्मीर पे बात करना चाहते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि इससे जो हमारे वेस्ट के दोस्त हैं वो नाराज होंगे अगर हम इसराइल को क्रिटिसाइज करेंगे, फलस्तीन की बात करेंगे, तो हमारा जो अपना इक़्तिदार है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इस वजह से जो है वो इस मौके पे इस सारी जो सूरत-ए-हाल है इस वक्त कश्मीर की, उस पे कोई भी अरब ममालिक, कोई भी इस्लामिक ममालिक, इस्लामी ममालिक जो है उस तरीके से अपना बयान नहीं देता, उस तरीके से गर्मजोशी नहीं दिखाता। और यही बात हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब ने कही है कि अगर आप इस मौके पे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, बात नहीं करेंगे, तो फिर कब आप बात करेंगे? तो यही बात है, और उम्मीद यही करते हैं कि ये अरब रियासतें इस चीज़ को समझेंगी कि ये मुसलमानों का मसला है, इंसानी हकूक का मसला है। आपने अगर एक ओआईसी बनाई है, इस्लामी ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई है, तो वो किस काम के लिए? मतलब वो उसने अगर कुछ नहीं करना, किसी मसले पे बात नहीं करनी, कोई मौक़िफ़ नहीं इख्तियार करना, तो फिर आप में और जो है पीटीआई गुलालई में क्या फ़र्क रह गया? मतलब जितनी उनकी पीटीआई गुलालई की पाकिस्तानी सियासत के ऊपर जितनी उनकी गिरफ्त है, जितनी उनका असर और रसूख है, उतना ही इस वक्त ओआईसी का कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से मामलात पे उनका असर और रसूख है। तो आप अगर इस तरह का मौक़िफ़ रखेंगे तो फिर तो आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। और जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जी सऊदी अरब हम पे बहुत एहसानात करता रहा, सऊदी अरब हम पे ये करता रहा। देखें,
सऊदी अरब का और इन बादशाहों का मसला ये रहा है कि ये जितनी भी बादशाहत होती हैं ये जाती ताल्लुकात बनाते हैं, ये रियासत टू रियासत ताल्लुकात। उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो भुट्टो साहब के साथ होंगे, जिया साहब के साथ होंगे, मुशर्रफ साहब के साथ होंगे, मियाँ साहब के साथ होंगे, उनको जनाब आपको वहां पे प्लॉट भी अलॉट हो जाएंगे, वहां पे आपको मिलें भी लगा दी जाएंगी, वहां पे आपको सरूर महल भी दे दिया जाएगा। वो जाती ताल्लुकात के ऊपर करते हैं। अब खान साहब जो है वो रियासत की बात करते हैं और स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वो उनको समझ नहीं आ रही, इसलिए कि माजी के जो हुक्मरान थे वो तो अपनी बात करते थे, अपने साथ बबलू को ले गए, बबलू ने यहाँ मिल लगानी है, ये बंटू आ गया, बंटू ने यहाँ पे ये करना है, इस टाइप की खान साहब तो बातें करते ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब जी वो उन अरब शहजादों को भी समझ नहीं आ रही कि मतलब हम क्या करें, किस तरीके से इनको खुश करें। इसी वजह से जो है अब रियासत पाकिस्तान जो है वो भी एक पेज पे है, तमाम इदारे एक पेज पे हैं, तो एक तरह से रियासत पाकिस्तान का एक मौकिफ आया है कि हम आपके साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हमारे लाखों लोग वहां पे जॉब्स कर रहे हैं, हमें इन सब चीजों का इदराक है, लेकिन जहां पे कुछ जी असूली मौकिफ हैं वो हम असूली मौकिफ अपनाएंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी वो असूली मौकिफ बनाएं। इसलिए कि ये जो लेन देन का ताल्लुक है ना, ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। बहुत सारी चीजों में जी हम भी उनकी मदद करते हैं, उनकी फौज को ट्रेन करते हैं, उनको डिफेंस के हवाले से सहूलत देते हैं, हमारे लोग वहां पे नौकरियां कर रहे हैं, हमारी उनकी जो शाही खानदान को जब भी कोई मसला होता है पाकिस्तान हमेशा वहां पे खड़ा होता है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होता है, तो पाकिस्तान भी उनके लिए बहुत कुछ करता है। ये कोई यकतरफा ट्रैफिक नहीं है कि वो कोई सिर्फ हम पे हमारे ऊपर एहसान करते हैं और अब हम एहसान फरामोशी कर रहे हैं, नहीं। हम कोई अपनी जात के लिए तो नहीं कह रहे ना कि पाकिस्तान को पैसे दे दो, पाकिस्तान को ये कर दो, हम तो कह रहे हैं कि रसूली मौके पर आप कश्मीर के ऊपर बात करें, आप फलस्तीन के ऊपर बात करें। अगर आप नहीं कर सकते तो मतलब फिर आप खुल के कहें कि जी हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। तो ये है पाकिस्तान का एक मौकिफ है, जिसकी वजह से कुछ लोग ये समझते हैं कि कोई ये जाती लड़ाई होगी है खान साहब की या हुकूमत की सऊदी अरब के साथ, नहीं। रियासतों का एक असूली मौकिफ होता है, हमारी रियासत का एक असूली मौकिफ है कश्मीर के हवाले से। और मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम कि जो ये खलीजी रियासतें हैं, अरब रियासतें हैं, वो कोई स्टैंड लें और किसी बात के ऊपर तो वो बात करें ना कि जी ये मसाइल हैं और इनको हल होना चाहिए। जी सर, आखिरी सवाल के यौम आज़ादी के मौके पर बतौर समंदर पार पाकिस्तानी आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा, हुकूमत पाकिस्तान जो उनकी मर्जी है वो करें, अच्छे काम करें। मैं कौन सा नेल्सन मंडेला हूं जो मेरी उन्होंने सुननी है, पर ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि कहने के बजाय मैं ये ख्वाहिश करूंगा और मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह तौफीक दे कि हमारे मुल्क में जितनी भी हुकूमतें हैं, जितने भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं, हुक्मरान हैं, चाहे वो किसी भी सूबे में हों, किसी ओहदे पे बैठे हुए अफसरान हों, वो सब पाकिस्तान का जो मफाद है उसको सामने रखें, अवाम के मफाद को सामने रखें और ऐसे इकदाम करें कि जिससे पाकिस्तान का भला हो, अवाम का भला हो और आलमी सतह पे भी जो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस है वो भी बेहतर हो। तो मैं तो दुआ कर सकता हूँ, मैं किसी को मशवरा नहीं दे सकता, मेरे मेरे इतना बड़ा मैं कोई दानिश्वर तो हूँ नहीं कि मैं मशवरे दूँ। थैंक यू सो मच सर।